एक मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया, जिसमें पांचों आरोपियों को 6 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। अगर आरोपी पेश नहीं होते हैं तो उन पर कोर्ट बड़ा और कड़ा एक्शन लेगा। ये रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक के सरगनाओं की प्रॉपर्टी होगी कुर्क, संपत्तियों पर चिपकाया जाएगा नोटिस। 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले के 5 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने इनकी संपत्ति की कुर्की के नोटिस भी जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इन आरोपियों को पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर रखा है। पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश कुमार ढाका, जोगेंद्र सारण, सुरेश बिश्नोई, प्रदीप खींचड़ और नेताराम कल्बी के खिलाफ संपत्ति कुर्की के नोटिस जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इस साल मार्च में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सुरेश ढाका के भाई कमलेश ढाका को जयपुर से गिरफ्तार किया था। कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में वांटेड होने के चलते कमलेश की गिरफ्तारी हुई थी। पेपर लीक के इस मामले में पुलिस को कुख्यात सुरेश ढाका समेत कई आरोपियों की अभी भी तलाश है। इस मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कार्रवाई की थी और ऐसे में उदयपुर की कोर्ट से दोनों मामले ईडी कोर्ट में स्थानांतरित किए गए थे। पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। सभी मामले एलडीसी भर्ती, सीएचओ भर्ती, जेईएन भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश ढाका को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। गृह विभाग ने एसआई भर्ती परीक्षा निरस्त करने की अनुशंसा की थी। अब पूरी तरह से फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर होना है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो कल भजनलाल कैबिनेट की बैठक होनी है। सबकी नजरें, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आखिरकार क्या कैबिनेट इस भर्ती को रद्द कर पाती है, जिस भर्ती को लेकर के चारों तरफ से न केवल अनुशंसाएं हुई है बल्कि अब तक के जो तथ्य सामने आए हैं उसमें भारी फर्जीवाड़े का उजागर होना पहले ही सबसे बड़ा सबूत बन चुका है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर क्या फैसला होना चाहिए। कल कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में इस पर क्या फैसला होगा ये देखना दिलचस्प होगा। गृह विभाग ने एसआई भर्ती परीक्षा निरस्त करने की अनुशंसा की थी और अब पूरी तरह से फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर होना है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर कल कैबिनेट में फैसला संभव है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या यह माना जाए कि कल कैबिनेट की बैठक में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? जी बिल्कुल, माना यही जा रहा है कि कल की जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कैबिनेट फैसला जो है वो ले सकती है, क्योंकि इस मामले में एसओजी जो है वो पहले रिपोर्ट अपनी पेश कर चुकी है। रद्द करने की सिफारिश एसओजी द्वारा की जा चुकी है। उसके बाद जो मंत्रिमंडल उप समिति बनी थी उसने भी इस पूरे मामले में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने का जो है वो एक तरह से सिफारिश की है, जिसके बाद गृह विभाग ने भी प्रस्ताव जो है वो मुख्यमंत्री के समक्ष भेज दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट की जब बैठक होगी तो इसी मुद्दे पर जो है वो सबसे बड़ा फैसला जो है वो आ सकता है। इंतजार यही किया जा रहा है कि आखिर सरकार इस मामले में क्या कुछ निर्णय जो है वो लेती है, क्योंकि ये लगातार इस परीक्षा को लेकर सवाल जो है वो उठते रहे। कई आरोपी जो है वो गिरफ्तार भी हुए और उसके बाद यही एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार इस पर निर्णय जो है वो कब होगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कल इस पर कैबिनेट जो है वो फैसला ले सकती है और इस फैसले के साथ ही नई भर्ती को लेकर भी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करने और जो लोग इस परीक्षा में शामिल हुए थे संभवतः उन्हें जो है वो उनकी एज लिमिट में कुछ रिलीफ देकर उन्हें फिर से बैठने की अनुशंसा भी जो है वो की जा सकती है। तो अब देखना होगा कल की जो बैठक होती है उसमें किस प्रकार से जो है वो निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि इस मामले में एक बड़ा फैसला जो है वो राज्य सरकार ले सकती है।
जी ईओ आरओ में जैसे ही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आई थी, तुरंत फैसला किया गया, ईओ आरओ भर्ती परीक्षा रद्द की गई। लेकिन आखिरकार जानकारी कहते हैं कि इस एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भी तमाम उसी तरह से फर्जीवाड़ा हुआ, और ज्यादा बल्कि फर्जीवाड़ा हुआ। कई टॉपर जो है अब वो पेपर लीक मामले के अंदर इसमें रहे, उसके बावजूद सरकार को इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जुड़ चुके हैं। जोगाराम जी, स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोगाराम जी, चारों तरफ से ये सवाल उठा है कि आखिरकार कल कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है, क्या एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर उसमें फैसला होगा? देखिए, कैबिनेट का जो एजेंडा है वो पहले नहीं बताया जा सकता। हमारे कैबिनेट की बैठक के बाद जो होगा वो पीछे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जी। अनेक विषय विचाराधीन है, कैबिनेट में कोई भी विषय लिया जा सकता है, ये हमारे मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है जी। जो विषय होंगे उस पर डिस्कस होगा, जो भी निर्णय होगा हम आपसे अवगत कराएंगे जी। लेकिन जोगाराम जी, एक सवाल हर युवा के मन में है कि ईओ आरओ भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, भर्ती परीक्षा रद्द की। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भी फर्जीवाड़ा जो सामने है सबके सामने है, लेकिन फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? हो जाएगा फैसला। अनेक चीजों की समीक्षा करनी पड़ती है, अनेक विषयों को देखना पड़ता है, अनेक कानूनी बिंदुओं को भी देखना पड़ता है, और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। शीघ्र ही निर्णय करेगी, कोई न कोई न्यायोचित निर्णय होगा शीघ्र ही। आपने 1.5-2 महीने पहले भी कहा था कि एक सप्ताह के भीतर अच्छी खबर जो है सबको दे देंगे, मेरे से ही बात हुई थी तब आप कह रहे थे, लेकिन आज भी आप उस स्थिति पर कायम है? थोड़ा दुरुस्त कर लें, एक सप्ताह का कभी नहीं कहा हमने। आपने जब कैबिनेट सब कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद में भी जब सवाल उठा तो आपने कहा कि बहुत जल्दी, अब ये बहुत जल्दी पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है सर। बहुत जल्दी होगा। देखो, साल भर के अंदर इतने काम हुए। देखो, हमारा कुछ काम इम्पोर्टेंट वो भी थे, राइजिंग राजस्थान हुआ, 1 वर्ष की समीक्षा मोदी जी आए, तो कुछ काम ऐसे प्रायोरिटी में थोड़े से, इसलिए कुछ वजह से थोड़ा डिले हो सकता है जी। पर हमारे लिए ये भी गंभीर विषय है, इसको हम कोई बाईपास नहीं कर रहे हैं, गंभीरता से विचार हो रहा है, शीघ्र न्यायोचित निर्णय होगा। पेपर लीक माफिया पर आपने हमेशा कहा कि सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है, कदम उठा रही है, वो दिखा भी, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन एसआई भर्ती के जितने लोग पकड़े गए थे वो वापस एक एक करके छूट रहे हैं सर। देखिए, कोर्ट से जमानत होना एक्विटल नहीं है, आप कृपया थोड़ा सा दुरुस्त करें जी। कोर्ट से जमानत होना एक्विटल नहीं है। हम प्रोसिक्यूशन सरकार का काम है, मुलजिम को आइडेंटिफाई करना, उसका प्रोसिक्यूट करना, और कोर्ट में जमानत होती है नहीं होती है ये अलग विषय होता है, वो उसमें कोई टिक्का टिप्पणी अपन नहीं कर सकते जी। ये तो नहीं है कि हमने पकड़ लिया इसलिए वो हमेशा अंदर ही रहेगा, ये हमने पकड़ा नहीं वो बाहर नहीं जाएगा जी। हमने पकड़ा, कानून बताया, कोर्ट ने इतने महीना जमानत नहीं ली, अब उसके बाद कोर्ट को लगता है तो ये मान्य न्यायालय का विषय जी। उस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करें, न्यायालय ने जमानत ली है, ठीक समझा होगा। लेकिन जोगाराम जी, लगातार आपने भी सुना होगा विपक्ष इस बात को लेकर के हमलावर हो रहा है सरकार पर, और ये कहा कि आप तो मगरमच्छ पकड़ने की बात कर रहे थे, मछलियों तक ही सीमित होकर के रह गए और अब तो मछलियां भी नहीं पकड़ी जा रही हैं। मगरमच्छ अंदर बैठे हैं बड़े बड़े जो भर्ती करने वाले थे, वो इससे बड़ा और मगरमच्छ कौन हो लगा, आप तो जानकार हैं जी। जो मेन थे, बड़े बड़े जो भर्ती करने वाले, इंटरव्यू लेने वाले थे, और जो सरकार द्वारा नामित थे, सरकार के अंग हुआ करते थे, वो आजकल अंदर है ना, उनकी जमानत भी नहीं हुई अभी तक जी। लेकिन जिनकी सरपरस्ती में पेपर लीक हुआ उनसे तो कहा जा रहा है कि पूछताछ तक नहीं हुई अभी तक। बिना पूछताछ के ये कानूनी प्रक्रिया है। हाँ। मुलजिम से कितना पूछा जाता है, कितना नहीं पूछा जाता है, ये कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन कैबिनेट सब कमेटी ने रिकमेंडेशंस अपनी मुख्यमंत्री तक दे दी कि ये भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, फिर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा सर? ये थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। ऐसे हमने नहीं कहा कभी भी, हमने जो कुछ भी कहा है वो समीक्षा की है और समीक्षा के ऊपर सरकार निर्णय करेगी। एक अंतिम सवाल है कि आपने जब इतना फर्जीवाड़ा देख लिया है तो व्यक्तिगत तौर पर, एक मंत्री के तौर पर आपको क्या लगता है कि ये भर्ती परीक्षा तो अब रद्द हो जानी चाहिए? गंभीरता से सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है और सभी के हित में जो न्यायोचित है भविष्य में ऐसा कोई कदम। चलिए, बहुत शुक्रिया जोगाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो अभी
एजेंडा जो कैबिनेट का है वो कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि वो अभी सबसे साझा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ क्या फैसला होगा और एसआई भर्ती को लेकर के सरकार जल्द फैसला करेगी। जल्द कब होगा इसको लेकर के भी जोगाराम पटेल कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो वहीं बागरोटा से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे और अग्निकांड की जांच के लिए इंटर एजेंसी जांच कमेटी के सदस्यों ने आज हादसे वाली जगह का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने उस खतरनाक यूटर्न को भी देखा जहां से मुड़कर सैकड़ों भारी वाहन दिन भर रिंग रोड पर जाते हैं। कमेटी ने पूरे इलाके का जायजा लिया, ट्रैफिक व्यवस्था और वाहनों के मूवमेंट को भी देखा। कमेटी के 6 में से 5 सदस्य मौके पर मौजूद थे। कमेटी से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य, जयपुर एडीएम सेकंड आशीष कुमार, सीएमओ हंसराज बदालिया, पीडब्ल्यूडी के सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर आरके सिंह के साथ साथ परिवहन विभाग के जयपुर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जयपुर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत कमेटी के सदस्य सचिव हैं। न्यूज 18 ने उनसे बातचीत भी की और आज के घटनास्थल के दौरे को लेकर जानने की भी कोशिश की। हादसे को जो है 1 सप्ताह बीत चुका है। पिछले शुक्रवार को ही यहाँ वो दुर्घटना हुई थी सुबह। मेरे साथ हैं जो जांच कमेटी है, जो जांच कमेटी बनाई गई है 6 सदस्यों की, जिसमें अलग अलग जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है अलग अलग विभागों के यहाँ मौजूद हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं। तो इसके जो नोडल ऑफिसर हैं, जो सदस्य सचिव हैं आरटीओ 1 जयपुर के राजेंद्र सिंह शेखावत मेरे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस किस तरह के जो है पहलुओं पर यहाँ बात हुई है। तो किस किस पहलुओं पे आपकी जांच जो है आगे बढ़ रही है? ये जो है रोड एक्सीडेंट हुआ था 1 सप्ताह पहले, तो ये बड़ा दर्दनाक हादसा था, लेकिन ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो और रोड सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, इसके लिए चूँकि ये कमेटी बनाई है तो कमेटी केवल इस घटना की जांच के लिए नहीं है बल्कि ये भी है कि आगे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो हम ये भी देख रहे हैं कि क्या इस कट का कोई विकल्प हो सकता है। क्या हम ये भी देख रहे हैं कि जो अजमेर रोड से जो गाड़ियाँ आ रही है क्या उनके लिए कोई साइनेज होने चाहिए या ब्रेकर्स होने चाहिए या क्या क्लोवर लीफ ही इसका समाधान है और इसके क्या ऑल्टरनेट होने चाहिए, या ऐसा है कि रोड सेफ्टी के केवल रोड सेफ्टी या सिक्योरिटी के भरोसे ही रह जाए। बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट भी है। ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पास में लैंड आसपास कोई ऐसी खाली लैंड मिल जाए, यदि विड्थ ज़्यादा हो रोड की तो हो सकता है इस कट को क्या कहीं पे इसको शिफ्ट किया जा सकता है क्या। ऐसे बहुत सारे पहलुओं की आज हम जांच कर रहे हैं। तो पहले हमने पीछे वाले कट को देखा था, अब इस जो डीपीएस वाले कट को देख रहे हैं। आगे जाके हम एनालिसिस करेंगे कि ऐसी रिपोर्ट सरकार को दें ताकि उसमें सारे पहलुओं का समावेश हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो इसके लिए जो इंजीनियरिंग साइड है हम उसको भी ठीक करेंगे। तो एनएचएआई के जो अधिकारी हैं उनसे, वो भी आपकी टीम में हैं, जो अजय आ रहे हैं पीडी, तो क्या उनसे बातचीत हुई है हाईवे को लेकर? नहीं, एनएचएआई के अधिकारी भी माननीय सीएम साहब के डायरेक्शन हुए हैं और माननीय सीएम साहब ने इसको बड़े ही गंभीरता से लिया है। तो हर विभाग अपने जो भूमिका उसको लेकर बड़ी संजीदगी से मतलब अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एनएचएआई भी इस पर बार बार लग रही है कि मतलब कौन से इसका क्या ऑल्टरनेट होना चाहिए। ऑल्टरनेट भी 2 प्रकार के हो गए, एक तो दीर्घकालिक हो गया, एक तात्कालिक हो गया। अब चूँकि क्लोवर लीफ इसका दीर्घकालिक है, लेकिन हम तात्कालिक समाधान की तरफ जा रहे हैं कि इसका क्या तात्कालिक समाधान हो सकता है ताकि इस प्रकार की कैजुअलिटी दोबारा ना हो। कैमरामैन अविनाश के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सारांश कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ जांच के बाद एफआईआर के निर्देश दिए हैं। दरअसल शुक्रवार की सुबह जयपुर में सारांश कोचिंग इंस्टीट्यूट की बस ब्रेक फेल होने के चलते निर्माणाधीन पुलिया से टकराने से हादसा हुआ था, जिसमें एक टीचर की मौत हुई थी। रिपोर्ट देखिए। हादसे का शिकार हुई निजी कोचिंग सेंटर की बस। हादसे में एक टीचर की मौत, कई छात्र घायल। शिक्षा मंत्री ने संस्थान पर दिए एफआईआर के निर्देश। चौमू के सारांश कोचिंग इंस्टीट्यूट की यह वही बस है जो शुक्रवार सुबह हादसे का शिकार हुई। बताया जा रहा है कि यह हादसा बस के ब्रेक फेल होने के चलते हुआ। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान उसमें करीब 30 बच्चे सवार थे। यह हादसा चौमू में नेशनल हाईवे 52 पर भोजलावा कट पर हुआ। ब्रेक फेल होते ही बस निर्माणाधीन पुलिया से टकरा गई। हादसे में एक टीचर आनंदी लाल शर्मा की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत 10 बच्चे जख्मी हुए हैं। इस हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए चौमू के बराला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ पर एक स्टूडेंट की हालत गंभीर बताई जा रही है।
जबकि 8 स्टूडेंट्स और बस ड्राइवर को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। परिवहन विभाग ऐसे बसों का फिटनेस जारी ही क्यों करता है? मेन जिम्मेदार इसमें विभाग है वो परिवहन विभाग है। परिवहन विभाग को इसमें कठोर संज्ञान लेना होगा और कठोर कार्रवाई करनी होगी ताकि भविष्य में ऐसी कोई दर्दनाक हादसे ना हो। बताया जा रहा है कि सारांश कोचिंग इंस्टीट्यूट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी करवाता है और बस स्टूडेंट को इटावा से चौमू इंस्टीट्यूट लेकर के आ रही थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बस हादसे पर खेद प्रकट किया और सारांश कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रति इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संस्थानों को विद्यार्थियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर होना चाहिए। हादसे बार बार होते हैं और उन पर सवाल भी उठते हैं और कार्रवाई भी होती है। इस हादसे को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बेहद गंभीरता से लिया और लापरवाह शिक्षण संस्थान के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या कुछ जिम्मेदारी बच्चों को कोचिंग देने वाले संस्थान की नहीं बनती? आखिर कैसे एक अनफिट बस को चलाने की अनुमति दी गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच कोटपुतली से बड़ी खबर मिल रही है जहां बोरवेल मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। 5 दिन हो गए हैं ऑपरेशन रेस्क्यू चलते हुए और चेतना तक अभी तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई। पैरेलल 170 फीट का गड्ढा खोदा गया है। वेट माइनस पाइप के जरिए गड्ढे में उतरेंगे। गड्ढे से बोरवेल तक 20 फीट की सुरंग खोदेंगे। जिला प्रशासन के पास अभी भी कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। जिला प्रशासन के अब तक के सभी प्लान फेल नजर आ रहे हैं। किरतपुरा की बड़ियाली की ढाणी की घटना है और वक्त 100 घंटे से भी ज्यादा गुजर गया है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी चेतना को लेकर के नहीं है। सोमवार दोपहर को 2 बजे बोरवेल में चेतना गिरी थी। करीब 2 बजे की घटना है और उसके बाद से ही लगातार उसी दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। तो भजनलाल सरकार ने अपने दूसरे बजट की तैयारी तेज कर दी और इसी कड़ी में भजनलाल 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मुख्यमंत्री कार्यालय में विधायकों से संभाग वाइज फीडबैक लेंगे। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा होगी और इसके साथ ही संकल्प पत्र और बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही आगामी बजट में विधानसभा क्षेत्र की आवश्यकताओं पर बीजेपी जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे। अलग अलग संभागवार शेड्यूल इसका तय कर दिया गया है। तो जनहितैषी बजट कैसे बनाया जाए और उनकी राय सभी जनप्रतिनिधियों से ली जाएगी। तो वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीराबाई पर दिए विवादित बयान को लेकर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं मीरा के भजन गाता हूं, उनका अपमान नहीं कर सकता हूं। आपको बता दें कि बीकानेर सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 23 दिसंबर को सीकर में कहा था कि मीरा को पति नहीं देवर तंग करता था। उनके इस बयान को लेकर के राजपूत समाज ने भी आपत्ति जताई थी। एक मिनट भारतीय भक्ति परंपरा में मां मीरा का स्थान भक्त शिरोमणि का है। मां मीरा ने कृष्ण भक्ति के माध्यम से संपूर्ण देश में जनमानस के बीच भक्ति भाव का संचार किया है। मेरा जीवन बचपन से ही मां मीरा के आदर्शों से प्रेरित रहा है। मैं अपने कार्यक्रमों में लगातार उनके भजनों को गाता हूं। हनुमानगढ़ जिले के नौहर से एक नाबालिग अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और एक युवक पर पीछा करने, छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए। नाबालिग ने कहा कि युवक से परेशान होकर उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और डिप्रेशन में है वो। नाबालिग ने कहा कि नौहर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस बारे में नाबालिग ने परिवार समेत पुलिस अधीक्षक अरशद अली से गुहार लगाई। मामले में एसपी जिनेश तंवर का कहना है कि नौहर पुलिस ने युवक को पाबंद कर दिया था। अगर फिर से छेड़छाड़ कर रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग बच्ची एसपी कार्यालय पहुंची और पुलिस से गुहार लगाई है कि उसे इस छेड़छाड़ से मुक्ति दिलाई जाए। हमने अभी आया है या जब आपने बताया, मैंने SHO नौहर से बात की। उन्होंने बताया कि लड़के को 151 में पाबंद करा दिया गया है और अभी दोबारा ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। अगर ऐसी कोई बात है तो दोबारा फिर पाबंद करा देंगे। तो इस तरह से पाबंद तो करा दिया, फिर भी अगर कोई और गंभीर बात है तो उसका आगे और जांच करवाएं।
उधर अजमेर में दिन दहाड़े एक महिला से चेन स्नेचिंग की घटना हुई है और बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटर से जा रही महिला का रास्ता रोका स्कूटी का और उससे चेन छीन ली। हालांकि पीड़ित महिला ने भी लुटेरों का बहादुरी से सामना किया। यह घटना शुक्रवार दोपहर 2 बजे कृष्णगंज थाने के अलकनंदा कॉलोनी की बताई जा रही है। पीड़िता जया मूल चंदानी ब्यावर जिले के मसूदा की रहने वाली हैं। सर्दी की छुट्टियों में वह अपने पियर आई थी। जया ने बताया कि घटना के बाद बदमाशों का पीछा करने का भी प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन बेटे को उनके चोट लग गई थी और इसी वजह से उसने जाने दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, फुटेज के आधार पर तलाशी शुरू कर दी। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, यह तस्वीरें अजमेर की है जहां पर बदमाशों के हौसले सरेआम बुलंद है और बदमाश न केवल पीछा करते हैं बल्कि इस तरह से छीना झपटी करके भी आपकी चेन छीन सकते हैं। पीड़िता जया स्कूटी से आ रही थी। बदमाशों ने पहले पीछा किया, फिर गाड़ी रोकी मोटरसाइकिल और उसके बाद इंतजार किया। जब जया यहां पर उनके पास पहुंची तो एक मोटरसाइकिल से बदमाश उतरा और जबरन जया के चलती गाड़ी के सामने आकर के उसने गाड़ी रुकवा करके और जया के गले से चेन छीन करके फरार हो गया। इस दौरान जया के बेटे को भी चोट आई। यहीं अलकनंदा कॉलोनी में ही रहती हूँ। मैं कॉलोनी के बाहर मेरे बेटे को लेके गई थी चीज़ दिलाने के लिए। वापस आई तो 2 लड़के मेरे पीछे आ रहे थे। उन्होंने मेरे से आगे निकल के आगे वाले ने गाड़ी घुमाई और पीछे वाले ने मेरा चलती गाड़ी पे गला पकड़ के और मेरी चेन खींच ली। मैंने उसको बहुत मारा और मैंने बहुत कोशिश की पर मेरा बेटा गाड़ी से गिर गया, उसके पैर में लग गई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। जी कौन सी गाड़ी थी उनकी? शाइन बाइक। और इसके बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है जहां पर एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओ आरओ भर्ती परीक्षा 2022 प्रकरण को लेकर के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाई गई थी। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। ईओ आरओ भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर के बड़ी कार्रवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली बद्धा फोन लाइन पर हैं। लवली, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, 3 आरोपियों को पूछताछ के बाद में एसओजी की टीम ने गिरफ्तार करके जयपुर लेकर के पहुंची है। इनमें जो ये तीनों आरोपी हैं ये नागौर जिले से ताल्लुक रखने वाले हैं, नागौर के कुचेरा के ही रहने वाले हैं। इन्होंने ब्लूटूथ के माध्यम से जो है वो इस परीक्षा को जो है पास किया था और अपने सहयोगियों को मदद की थी। इसमें नकल के लिए सिम खरीदने वाले और उसमें पौरो कालेर और तुलसाराम कालेर का जो गैंग है उस गैंग के साथ में मिलकर के इन्होंने ये काम किया था। इनमें सबसे बड़ी बात यह कि 2 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें जालोर के डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में तैनात जो लिपिक है सेकंड ग्रेड विवेक कुमार मान, उसे गिरफ्तार किया गया जो कि कुचेरा नागौर का रहने वाला है। इसी के साथ में जो एलडीसी है राम प्रकाश जाट, जो भी कुचेरा नागौर का ही रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया। और उनके साथ में एक जो निजी व्यक्ति है जो पालेर गैंग के साथ में लंबे समय से काम कर रहा है, जिसके जो है लिंक जो है वो मिले हैं, दीपक प्रजापति। ये भी खजवाना जो गांव है नागौर का कुचेरा इलाके का, वहां से इसका ताल्लुक है। तीनों से पूछताछ की गई थी। सबसे बड़ी बात यह कि तीनों की उम्र 30 साल से कम है और जो दीपक प्रजापति है उसकी उम्र मात्र 24 वर्ष है, मगर वो 18 वर्ष की उम्र से ही लगातार जो है वो इस तरह की हरकतें और जो ये कहा जा सकता है कि पेपर लीक जैसे घटनाक्रमों में वो जो है कई जगह शामिल रहा है। राजस्थान लोकसेवा आयोग ने 14 मई को ये परीक्षा जो है वो आयोजित कराई थी। इसमें ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से इन आरोपियों ने जो है वो तुलसाराम कालेर और पौरव कालेर के गैंग के साथ में मिलकर के पेपर लीक में इनकी भूमिका थी और इन्होंने वहां पर पेपर को सॉल्व करने में ब्लूटूथ के माध्यम से अपनी भूमिका निभाई थी। इस मामले में अब तक जो एसओजी की टीम है वो 23 व्यक्तियों को जो मुकदमा संख्या 66 है उसमें गिरफ्तार कर चुकी है और अभी भी बताया जा रहा है कि इसमें कुछ और जो मुख्य आरोपी हैं कालेर गैंग से संबंधित रखने वाले, उन्हें की तलाश में जो एसओजी की टीम है इनसे पूछताछ के बाद में अलग अलग इलाकों में नागौर जिले के आसपास और जालोर के आसपास अभी भी दबिश दे रही है और बताया जा रहा है कि देर रात तक या आज सुबह तक कोई और बड़ी गिरफ्तारी भी एटीएस एसओजी की टीम ईओ भर्ती के अंदर कर सकती है। जी लवली, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उधर भीलवाड़ा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की और मांडलगढ़ क्षेत्र के क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी कि रेंजर को ट्रैप किया है। उसको सरकारी वाहन से 1,90,000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ रेंजर की गिरफ्तारी हुई है। एसीबी के मुताबिक भीलवाड़ा एसीबी की प्रथम इकाई को 25 दिसंबर को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका सत्यापन करवाने पर सूचना सही पाई गई और इसके बाद यह कार्रवाई करते हुए आरोपी रेंजर को धर दबोचा गया। आज सुबह ये सूचना मिली थी कि पुष्पेंद्र सिंह सरकारी गाड़ी जो बोलेरो कैंपर है जो आवंटित की गई है, इसको उसी से भीलवाड़ा की तरफ आ रहा है, जिस पर एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर इसको कोटड़ी चौराया अंडरपास सर्विस लाइन पर तो सरकारी गाड़ी को रोका गया
उस गाड़ी को रोकने पर डैशबोर्ड के अंदर 1,90,000 रुपए की राशि, संदिग्ध राशि मिली है। उस राशि के संबंध में श्री पुष्पेंद्र सिंह से पूछताछ की जा रही है और राशि को जब्त किया गया है। अग्रिम कार्रवाई जारी। उधर धौलपुर एसीबी की टीम ने भी कार्रवाई की और यहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने रोजगार कार्यालय में तैनात एक बाबू दीपक गोयल पुत्र जगदीश गोयल को 700 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी की टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटते हैं। साल 2024 के सबसे बड़े अपराध, सबसे बड़े विवाद और खेलों में कितने बने रिकॉर्ड। वो वायरल तस्वीरें जिन्होंने इंटरनेट पर मचाई धूम। वो राजनीतिक घटनाएं जिनसे आया सियासी भूचाल। जिन देशों में तख्ता पलट और महायुद्ध। देखिए ईयर एंडर स्पेशल रोज रात 9:24 पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक प्रिया गोल्ड टॉम टॉम नूडल्स, नाम तो सुना होगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक प्रिया गोल्ड टॉम टॉम नूडल। ओवरड्राफ्ट अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर बांसवाड़ा से, जहां पर सास के मर्डर के आरोपी युवक को बांसवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को पकड़ने के दौरान पुलिस पर आरोपी ने फायर भी किया। जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। आरोपी के पैर में इस दौरान गोली लगी। घायल आरोपी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। 21 दिसंबर को शहर के अगरपुरा कॉलोनी में आरोपी अजय ने सास पर गोली चलाई थी। महिला की उदयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी और घायल आरोपी का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, आरोपी को पकड़ने के दौरान पुलिस पर आरोपी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से जब की गई तो इसके पैर में गोली लगी। अब इसे पकड़ करके इसका इलाज करवाया जा रहा है। मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांसवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त की बांसवाड़ा से, जहां पर सास की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब चलिए अगले 5 मिनट जारी की गई है पुलिस की तरफ से। और पकड़ने के दौरान पुलिस पर आरोपी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की है। आरोपी के पैर में इस दौरान गोली लगी। जिला अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। 21 दिसंबर को अगरपुरा कॉलोनी में इसने सास पर गोली चला करके उसकी हत्या कर दी थी। महिला की उदयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान हत्या के आरोपी ने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की और इस दौरान इसको पैर में गोली लगी है। हालांकि इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अब इसे अस्पताल ले जाकर इसका इलाज करवाया जा रहा है। सास का मर्डर करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। नाम के लड़के ने एक एसटी जाति की महिला पे 2 राउंड फायर किए थे, जिसपे महिला की डेथ हो गई थी। इस प्रकरण में मुख्य मुलजिम वांछित चल रहे थे। सूचना राजतलाब थाना पुलिस को मिली कि ये जो है 5 नंबर पंप हाउस के आसपास वहां से भागने की फिराक में है। पुलिस टीम वहां मौके पे गई। मुलजिम ने खुद के हथियार से एक फायर पुलिस के ऊपर किया। पुलिस ने बचाव में अपने तरफ से फायर किया, जिसमें मुलजिम के पैर में चोट लगी है।
फिलहाल मुलजिम अभी जिला अस्पताल में भर्ती है और उसका उपचार। तो प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है और सर्दी में हुई इस बारिश ने ठिठुरन को बढ़ा दी है। पारा लगातार नीचे गिर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में जारी बारिश का दौर, कई जिलों में बारिश से बदला मौसम, बरसात के बाद तापमान में गिरावट। राजस्थान में शुक्रवार सुबह से ही कई जगहों पर बारिश हो रही है। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिसके असर से रात से ही प्रदेश के कई शहरों में मध्यम स्तर की बारिश हुई। प्रदेश में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। सीकर, अजमेर और उदयपुर में शुक्रवार सुबह बारिश हुई। वहीं बीती रात सीकर, अजमेर के अलावा जयपुर, पाली और जालौर में भी तेज बारिश हुई। अजमेर में सर्द हवाओं के साथ साथ तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। अजमेर में दिसंबर के अंत में एक बार फिर सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अजमेर में मावठ की बारिश ने भी परिवर्तन कर दिया है। मौसम में आए अलग अलग परिवर्तन के बाद आम जनता में भी अलर्ट के लिए निर्देश दिए गए हैं। लोहागल स्थित एक चाय की दुकान है, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से सर्दी से बचाव जो तमाम लोग हैं वो कर रहे हैं और चारों तरफ जो है विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो चली है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, घर से बाहर नहीं निकल रहा आदमी और तप रहे हैं, क्या करें। ये आ गई है यहाँ पे, तो सर्दी से बचाव के लिए कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। जयपुर में भी देर रात हल्की बारिश हुई। मौसम में बदलाव के चलते ठिठुरन बढ़ रही है। पारा 4 से 5 डिग्री गिरने के आसार हैं। ये कल से बहुत जबरदस्त बड़ी सर्दी पड़ रही है। कल से सर्दी ज्यादा है। अच्छा, रात को बारिश भी हुई है। अच्छा अच्छा, अब बारिश हुई है। देखो कैसे बचाव कर रहे हैं सर्दी से? बचाव तो अभी ये कपड़ा ओढ़ के रहो, टोपा वोपा लगा के। अच्छा, सर्दी का बचाव यही है। मौसम विभाग ने राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में ऑरेंज जबकि 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। श्री गंगानगर समेत बीकानेर संभाग के आसमान में बादल छाए हैं। श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग के लिए मौसम विभाग के द्वारा आज मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के द्वारा मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किए जाने का अच्छा खासा असर इस समय श्री गंगानगर जिले के आसमान में देखा जा सकता है। जिन जिलों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और चूरू शामिल है। उधर जैसलमेर में 5 दिन से लगातार कोहरा छाया है। ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही सैलानियों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। राजसमंद और कोटा में भी ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। राजसमंद में सीजन की पहली बारिश हुई। अलग अलग जगहों पर हल्की और मध्यम बारिश का दौर जारी है। ये जो बारिश है, मावठ आमतौर पे तो माना जाता है कि मावठ अच्छी होती है फसलों के लिए, लेकिन राजसमंद से जिस तरह पर भी सिंचाई के लिए भी पानी छोड़ा गया है, लगातार खेतों में पानी भरा हुआ है और ये बारिश हो रही है, तो कहीं न कहीं किसानों के लिए नुकसानदेह होता है। किसानों के लिए निश्चित नुकसानदेही है अभी की बारिश, और खेतों में पानी भी भरा हुआ, नहर भी छोड़ी हुई है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, जिसका असर रविवार तक रहेगा। ऐसे में लोगों से अपील है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चूरू के कोतवाली थाना इलाके के वार्ड संख्या 15 निवासी महिला की संदिग्ध मौत के 5 महीने बाद उसका शव शुक्रवार दोपहर को कब्र से बाहर निकाला गया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया और इसे लेकर 25 दिसंबर को मृतका के पिता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी। हत्या की आशंका जाहिर की थी। कोतवाली पुलिस ने जिला कलेक्टर से अनुमति ली। दफनाए गए शव को बाहर निकलवाया गया। मौके पर एसडीएम ब्रिजेंद्र सिंह की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा करके शव को वापस दफना दिया गया। ये 20 जुलाई को जो है फिरदौस बानो की डेथ हुई थी, जिसमें इनके घर वालों द्वारा जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अब इसके बाद जो है मृतका के पिता द्वारा एक मर्ग दर्ज करवाई इसी 25 को, और जिसमें उन्होंने संदेह व्यक्त किया। अब इस पे जो है कलेक्टर साहब से जो है बॉडी को बाहर निकालने के आदेश प्राप्त कर मेडिकल बोर्ड से मौके पर ही
जो है पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने रेप के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसकी गिरफ्तारी की है, जिस पर इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की गई और उसका अश्लील वीडियो बना करके उसे ब्लैकमेल करके रेप किया गया। इस तरह के आरोप हैं। आदर्श नगर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने जानकारी दी कि नवंबर में पीड़िता ने शिकायत दी थी कि उसकी दोस्ती अभय सिंह नाम के इस युवक के साथ हुई थी, जो कानपुर का है। उसने इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, उसके साथ अवैध संबंध बनाए, इसका अश्लील वीडियो बना लिया और उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। अनुसंधान करते हुए आरोपी कानपुर निवासी अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें भी अश्लील वीडियो पाए गए हैं। इन वीडियो को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल भी कर रही है। ये नवंबर महीने में एक पीड़िता ने हमारे यहाँ प्रकरण दर्ज कराया था आदर्श नगर थाने में कि साहब मेरे कोई सोशल मीडिया से किसी से मित्रता हुई थी अभय नाम के लड़के से, कानपुर का लड़का था, जिसने मेरे को मिलने के बहाने बुलाया था और उसके बाद में उसने मेरे को वहाँ होटल में मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बना के उसके वीडियो बना लिए थे और उस वीडियो से मेरे को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और वीडियो मेरे को और मेरी माँ को भी उसने भेजे और बार बार कह रहा था कि अगर तू मेरे से नहीं मिलेगी तो मैं ये सब जगह वायरल कर दूंगा। इस इत्तला पर अपने प्रकरण दर्ज करके तफ्तीश करने के बाद में मुलजिम के विरुद्ध अपराध साबित पाया गया, जिससे अभय कुमार जो कानपुर निवासी है उसको हमने इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार के बाद इससे जब इसका मोबाइल में जब्ती की तो उसके पास से पीड़िता के उसके मोबाइल में अश्लील वीडियो शेयर होना भी पाया गया है। उधर कोटा के रंगविहार इलाके में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान हंगामा हुआ और अतिक्रमण करने वाले एक मकान मालिक ने अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध जताया। जेसीबी मशीन के सामने आ गया था और हालांकि पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर मौजूद था, इसके चलते मकान मालिक की नहीं चल पाई। केडीए को नाले पर अतिक्रमण करने की लगातार शिकायत मिल रही थी। इसके बाद ये अतिक्रमण यहाँ से हटाए गए। नाले पर बने कच्चे और पक्के दीवार, बाउंड्री वॉल समेत अन्य निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात है। उधर अलवर से खबर, जहां पर थाना गाजी प्रतापगढ़ कस्बा स्थित गुर्जरों के गुआड़े में कुएं में एक पैंथर गिर गया, जिसको वन विभाग की टीम सूचना पर पहुंची। पैंथर को पहले ट्रैंकुलाइज किया गया, उसके बाद इसे बाहर निकाल लिया गया। पशु चिकित्सालय में इसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद इसे सरिस्का के जंगलों में छोड़ दिया गया।